Hello students, welcome to your YouTube channel. Now in this video we start our next topic, that is nationalism in India, not nationalism in Europe. तो ये टॉपिक बहुत अच्छा, इजी और सिंपल होने वाला है क्योंकि आप इंडिया के बारे में तो सब कुछ जानते हो। तो इंडिया के अंदर जो राष्ट्रवाद हुआ, मतलब नेशनलिज्म हुई, वो तो आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगी। तो इंडिया के अंदर जो नेशनलिज्म कैसे हुई, कैसे हमारे लोगों के अंदर क्रांति की भावना पैदा हुई, कैसे यूरोप वाला तो आप कनेक्ट नहीं कर पाए थे क्योंकि किस किस के नाम थे ना हमने सुने थे ना हम जानते थे, पर ये हमारा इंडिया। तो इस चैप्टर को, नेशनलिज्म इन इंडिया को, आपको टिप्स पे रख लेना है क्योंकि अभी जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म के अंदर जो हमारे 40 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें से 10 मार्क्स का सब कुछ लिया जाएगा और 10 मार्क्स की आएगी हिस्ट्री। तो दैट मीन हिस्ट्री के अंदर हमारे पास एक ही चैप्टर है जो कि है ये नेशनलिज्म इन यूरोप, सॉरी इंडिया। तो नेशनलिज्म इन इंडिया को इसलिए आपने टिप्स पे रख लेना क्योंकि 10 नंबर का सवाल है, 10 नंबर। और दूसरी बात, जैसे कि आपको पता है हम नंबर के लिए नहीं पढ़ते, हम समझने के लिए पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर को आप ऐसे समझिए कि हमारी हिस्ट्री में क्या रियली ये सब कुछ, कैसे हम 200 साल तक अंग्रेजों के गुलाम रहे थे। हम, हमारे पास जो फ्रीडम है स्पीच की, हम बोल पा रहे हैं, कुछ भी बोल देते हैं हम डेमोक्रेसी के अंदर, अब अधिकार हम बोल पा रहे हैं। बट जब ब्रिटिशर्स थे, इससे आपका कौन सा चैप्टर रिवाइज हो रहा है? इससे आपका आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी रिवाइज हो रहा है। कैसे? क्योंकि उसमें यह है कि डेमोक्रेसी को, मतलब कि डेमोक्रेसी कैसे बेस्ट बढ़िया है और अदर उसके अल्टरनेटिव से। तो अल्टरनेटिव में मोनार्क भी आता है, डिक्टेटरशिप भी आती है, और ये क्या बोलते हैं, ये भी आता है। जैसे ब्रिटिशर ने हमारे ऊपर राज किया तो वो हमारे टाइप से मोनार्क ही थे, ठीक है, डिक्टेटरी थे, ठीक है। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो। तो इस टाइप से उस चैप्टर को इस चैप्टर से कनेक्ट करें क्योंकि पूरी असिस्टिक ऐसा सब्जेक्ट जिसको आप आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो कनेक्शन मिला उस चैप्टर और इस चैप्टर का, क्या कनेक्शन है? तो इससे आपको उस चैप्टर की भी रिवीजन होगी कि भी उस टाइम पे हमारे साथ ये अत्याचार हुए थे और अब क्या हमारे साथ कोई ये अत्याचार कर पा रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी के फायदे पता लगेंगे। तो इसी के साथ हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया। चैप्टर के नाम से पहले क्लियर करो डेफिनेशन, क्योंकि जो होता है ना, सब कुछ होता है चैप्टर के नाम में ही होता है। तो कभी मत ये कहना कि नाम में क्या है, नाम में ही सब कुछ है। तो नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म का मतलब क्या है? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद जो नेशनल, पूरे नेशन को एक साथ करना, उसकी फीलिंग नेश। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा नेशनलिज्म इन इंडिया का क्या मतलब है। चैप्टर के नाम से आपको क्लियर होना चाहिए। तो आपको इतना समझ आ गया नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में। अब ये देखिए क्या होता है। तो हमारा चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारा चैप्टर ये आपकी एक टाइप से वो वीडियो जिसके अंदर पूरा हम सब कुछ कवर करेंगे इस चैप्टर का। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है फर्स्ट वर्ल्ड वार से। कहां से? फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट, देखो वर्ल्ड वार की स्पेलिंग तक नहीं लिखी जा रही, गलत, मैंने सही तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है फर्स्ट वर्ल्ड वार से। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? पहला विश्व युद्ध। तो सबसे पहले मेरी एक बात ध्यान से सुनिए। क्या होता है, बच्चों को, बच्चे पूरी स्टोरी कनेक्ट कर लेते हैं, पूरा सब कुछ कनेक्ट कर लेते हैं कि हाँ ये हुआ तब ये हुआ तब ये हुआ। क्या होता है, मेन होता है फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से कहां तक चला, नहीं पता। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट कब तक कहां से चली, नहीं पता। नेक्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब से कहां तक चली, नहीं पता। डांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ, डांडी मार्च कब खत्म हुआ, वो क्या बोलते हैं, रॉयल एक्ट कब पास हुआ, फर्स्ट राउंड टेबल कब हुई, सेकंड राउंड टेबल कब हुई, और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, नहीं पता। ठीक है, तो क्या करो आप, है ना, अभी चैप्टर समझो, पूरा चैप्टर समझ लो। फिर हम क्या करेंगे, लास्ट में, बिल्कुल चैप्टर के लास्ट में एक चार्ट दिखाऊंगा मैं आपको। उस चार्ट पे सारी डेट है, बस डेट याद कर लेना। क्योंकि अगर आप डेट में उलझने लगोगे ना, कई बच्चे कनेक्ट कर पाएंगे, हाँ 1990 में वो अगले में कई कनेक्ट कर पाएंगे, पर मोस्टली जो बच्चे ना, यही हिस्ट्री में दिक्कत हो जाती है। तो आपको टेंशन नहीं रहेगी, हम है ना साथ में। तो क्या करेंगे, हम पहले पूरा चैप्टर समझते हैं, देन एक साथ डेट को हम जब चैप्टर रिवाइज करेंगे ना, तो हमें डेट साथ के साथ रिवाइज कर लेंगे, हाँ डेट ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अभी चैप्टर समझिए, देन हम करेंगे हमारी डेट्स, ओके। तो अब ये देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेशनलिज्म इन इंडिया के अंदर। तो क्या हुआ,
सबसे पहले ना फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम लोगों को जबरदस्ती चक चक के चलो भाई तुम इकट्ठा करके हम इंडियंस को उठा के डाला जाता था कहाँ, लड़ाई करने के लिए। लोगों ने कहा कि तुम मतलब कुछ अंग्रेजों को तुम ऐसा कुछ करो, मतलब हाँ उन्होंने कहा कि हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम्हारे कुछ डिमांड्स पूरी कर देंगे, बट तुम्हें हमें सहयोग देना पड़ेगा फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर। इंडिया में चलो कुछ तो करेंगे सहयोग, तो मतलब दे देते हैं साथ। तो इंडिया ने साथ दे दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम लोगों उनको जबरदस्ती भर्ती किया जा रहा था, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के नौजवानों को डाला जा रहा था। फर्स्ट पॉइंट ये होगा फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर ये सब हुआ। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड ये है कि भी देखो क्या क्या हो रहा था। आप ना पहले में एक बात सुनो, एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट आप समझ के करो ना, आप बिल्कुल कर सकते हो, बट अगर आप रट्टा लगाओगे ना, क्वेश्चन याद करोगे तो नहीं होएगा। तो आप बस समझो, सुनो, जितना सुनोगे ना इस वीडियो को उतना ज्यादा आप अपने आप बना के लिख पाओगे। तो सेकंड क्या हुआ, इकोनॉमिक कंडीशन डाउन होगी। मतलब इकोनॉमिक कंडीशन, एक पैसों का क्या लेना देना वर्ल्ड वार से, क्यों नहीं है। आप आपस में पत्थर मारोगे वर्ल्ड वार चल रहा, नहीं। अब बारूद पिस्तौल सबकी जरूरत होगी, तो वो कैसे लेते, अंग्रेजों के पास तो इतने पैसे थे ही नहीं, तो क्या करते, यहाँ पे टैक्सेस बढ़ा दी, यहाँ पे टैक्सेस बढ़ गए, तो क्या हुआ आपको पता है, जब टैक्सेस बढ़ जाते हैं तो फिर दिक्कत आती है हमको बहुत ज्यादा। गुड्स के जो सिंपल गुड्स थे उनके प्राइस इंक्रीज कर दिए, मतलब कि कोई भी आइटम दाल चीनी नमक सबके ऊपर टैक्स लगा दिया, इनके प्राइस इंक्रीज कर दिए, कपड़ों के प्राइस इंक्रीज कर दिए। 3 पॉइंट हो गए हमारे पास। क्या क्या हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम, अब वो पॉइंट वे में, मतलब पॉइंट वे में आपको याद रखना है कि क्या क्या हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम। टैक्स इंक्रीज हो गए, जबरदस्ती उनको भर्ती किया जा रहा था, है ह्यूज डिपेंडेंसी ऑफ एक्सपेंडिचर विच वाज फाइनेंस वार लोन्स, मतलब कि ये तो आपने सुन ही लिया था। और क्या हुआ उस टाइम ना फसल खराब हो रही थी, तो लोगों की फसल खराब हो रही थी, तो फिर आपको पता है फसल खराब होती है तो एग्रीकल्चर के प्राइस भी इंक्रीज होते हैं। और देन क्या हुआ, महामारी फैल गई। याद आपको कहते हैं कि 100 साल पहले मतलब कोरोना है, अब 100 साल पहले भी कोई महामारी आएगी, अब 100 साल बाद भी कोई आएगी, पहले आई थी। तो महामारी फैल गई थी, बहुत ज्यादा महामारी फैल गई थी, बिल्कुल लोग मर रहे थे। तो ये सब कुछ चल रहा था, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम। तो लोगों को तो बड़ा गुस्सा आएगा ही आएगा कि इतना सब कुछ चल रहा है यार, मारे जा रहे हैं लोग, क्या क्या कर रहे हैं अंग्रेज। तो उनके अंदर अभी हल्की सी चिंगारी लगी है नेशनलिज्म की, ठीक है। तो क्या होता है देन फिर ना गांधी जी, अब आते गांधी जी का टॉपिक। गांधी जी ना बैरिस्टर बनना चाहते थे, मतलब बैरिस्टर बन भी गए थे, पर वो बनना डॉक्टर चाहते थे। ये आपको कैसे पता, ये हमें ऐसे पता क्योंकि हिंदी में हमारे चैप्टर आते थे, आपको ध्यान हो तो। गांधी जी एक चिकित्सक भी थे, कैसे वो इलाज करते थे नेचुरल, मतलब कि नेचुरल वे से, ये आयुर्वेदा है इन सब से इलाज करते थे गांधी जी लोगों का। तो गांधी जी ने मतलब कि बुखार का इलाज भी ढूंढा, कैसे आपको ध्यान होगा, स्टोरीज वगैरह पढ़ी होगी आपने। तो मेन अभी हमारा टॉपिक है कि गांधी जी ना वकील बनना चाहते थे। वकील बन के क्या करना चाहते थे, गांधी जी वकील इसलिए बनना चाहते थे क्योंकि वो चाहते थे मतलब उनको फोर्सफुली बनाया जाता, क्योंकि उनके घर वालों को लगता था कि एक हम कैसे चीर फाड़ कैसे कर पाएगा ये लड़का। तो ना गांधी जी वकालत की पढ़ाई कर रही, बैरिस्टर बन गए, तो प्रैक्टिस के लिए साउथ अफ्रीका गए। तो साउथ अफ्रीका में उन्होंने देखा कि काले लोग कैसे गोरे लोग कैसे काले लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, कैसे डोमिनेंस चल रहा है, क्या कितना सब कुछ हो रहा है। तो गांधी जी ने एक मूवमेंट चलाई, सत्याग्रह। क्या चलाई, सत्याग्रह, ठीक है। कौन सी मूवमेंट चलाई, सत्याग्रह, साउथ अफ्रीका में। देन गांधी जी को लगा जब वहां पे इंडियंस के साथ ऐसे हो रहा है, तो वहां इंडिया में तो इंडियंस के ऊपर ब्रिटिशर्स का राज है, वो भी गोरे हैं मोस्टली इंडियंस, तो फिर भी ब्लैक में काउंट होते हैं, मतलब नॉर्मल हमारा स्किन कलर, नॉट इतना ज्यादा गोरा नहीं हमारा स्किन कलर, ठीक है। हम इतने अंग्रेज तो जो ज्यादा गोरा होता है उसको कहते हैं तो ज्यादा अंग्रेज बना फिरता है, तो मतलब हम इतने गोरे तो है नहीं। तो देन ना गांधी जी क्या कहते हैं, देन फिर क्या होता है, गांधी जी आते हैं। गांधी जी ये सत्याग्रह 3 जगह चलाते हैं, कहाँ, चंपारण में, खेदा में, अहमदाबाद में। 1916, ठीक है, कब, ध्यान रखना 1916, ये अभी छोटी मोटी डेट है, ये आपको लाइन वाइज याद करनी है। 17, 1918, चंपारण, खेदा, अहमदाबाद, CKA आपको याद करना, CKA,
ठीक है। चंपारण में क्या होता है, इंडिगो की फसल जानबूझ के उगाई जाती थी फार्मर के द्वारा अंग्रेजों ने उगवाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडिगो क्या होता है, इंडिगो पता है आप सबको, जो नील होती है ना, नील, उसको इंडिगो कहते हैं। तो गांधी जी वहां पहुंचे चंपारण में, तो उन्होंने देखा कि कैसे इनके खिलाफ, मतलब इनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, कैसे सब कुछ हो रहा है। तो गांधी जी ने ना एक मूवमेंट चलाई जो था हमारा सत्याग्रह। वो हड़ताल वगैरह पे बैठे, सब कुछ, मतलब जो भी हुआ उधर इंडिगो की फसल जबरदस्ती ना उगाई जाए, उधर खाने की कमी पड़ रही थी। क्यों? इंडिगो की फसल उगा रहे थे अंग्रेज, अपने हिसाब से फिर खाना देते थे उनको। और देन वो नहीं, अगर नहीं अंग्रेज कहते तो वो क्या उगाते, कनक उगाते, अपने गेहूं उगाते, चावल उगाते, जो भी उगाना था उनको, अपने फूड आइटम उगाते, पर इंडिगो की फसल उगाई जाती है। और जबकि इंडिगो क्या करता है, अगर एक जगह हम इंडिगो उगा दे तो उसकी फर्टिलिटी, जो मिट्टी की फर्टिलिटी, वो खराब हो जाती है। ठीक है, तो ये होता, गांधी जी ने इसके खिलाफ एक्शन उठाया और वो सक्सेसफुल हुए। खेदा में क्या होता, खेदा में ऐसी, मतलब कि पीजेंट्स को टैक्स देना पड़ता था, तुलकदार्स को, लार्ज लैंडलॉर्ड्स को, तो उसके खिलाफ भी गांधी जी ने मूवमेंट उठाई और वो सक्सेसफुल हुए। और देन आए अहमदाबाद की बारी। अहमदाबाद, गांधी जी थे तो गुजरात से, ठीक है। तो अहमदाबाद में क्या हुआ, अहमदाबाद में गांधी जी ने अहमदाबाद के अंदर गांधी जी ने क्या किया, अहमदाबाद के अंदर मेन क्या था, कोई अंग्रेजों के खिलाफ वाली बात नहीं थी। अहमदाबाद में था जो ये इंडस्ट्री होती है ना, इंडस्ट्री में स्मॉल वर्कर्स को कैसे ट्रीट किया जाता है, यू ऑल नो दैट दिस, मतलब यू ऑल नो अबाउट दिस। तो कैसे ट्रीट किया जाता है इंडस्ट्रीज में, तो गांधी जी ने अहमदाबाद में एक फूड मिल इंडस्ट्री थी, उसके अंदर जो वर्कर्स को गंदी तरीके से ट्रीट किया जाता था, तो उसके खिलाफ आवाज उठी और वो यहाँ पे भी क्या रहे, फुली सक्सेसफुल रहे। तो ये तीन मूवमेंट थी जो सत्याग्रह की, जहां से शुरुआत हुई थी। तो सत्याग्रह का मतलब क्या है, पहले सत्याग्रह का मतलब समझो। सत्याग्रह का मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि वॉयलेंस उठाना। यहाँ पे एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो आप पॉइंट कैसे लिख सकते हो 3 नंबर में। तो फर्स्ट, इन सत्याग्रह मूवमेंट इट इज नॉट नेसेसरी टू वॉयलेंस करना जरूरी नहीं है। ठीक है, विदाउट वॉयलेंस वी डू मैनी थिंग्स। देन अकॉर्डिंग टू गांधी जी एंड सत्याग्रह मूवमेंट, if we are true and we are fight for something that is something wrong, then we are finally won। ठीक है, हम जरूर जीतेंगे, फाइनली won, we will finally won। ठीक है, देन इफ, थर्ड पॉइंट में लिख सकते हो, इफ वी फाइट अगेंस्ट द ओप्रेसर, मतलब कि इधर आप क्या लिख सकते हो, जो नेल्सन मंडेला ने कही थी ना, वो बात भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, कैसे कंफ्यूज मत हो। थर्ड पॉइंट में आप ऐसे लिख सकते हो, गांधी जी सत्याग्रह मूवमेंट के हिसाब से ये था कि ओप्रेसर, जो हमें ओप्रेस कर रहा है, हमें उसे हराना ही नहीं जरूरी था, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करना था, कि उसको भी लगे कि हाँ, हम तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं। पर आप ये बताओ, जो लातों के बुत होते हैं वो बातों से मानते हैं नहीं। तो गांधी जी की मूवमेंट का बहुत असर पड़ा। तो मतलब कि सत्यमेव जयते, तो सत्याग्रह का मतलब ही है सत्यमेव जयते, सत्य में ही जीत है। और हम अगर सत्याग्रह करेंगे, सत्य के लिए आग्रह करेंगे, जो सच है उसके लिए आग्रह करेंगे, विनती करेंगे, तो हम हमेशा अक्सर जीतेंगे। तो गांधी जी की बात याद हमेशा रखना कि सत्य में ही जीत है, सत्य में जयते, एंड वी आर फाइट फ्रॉम ट्रूथ एंड वी विल आल्सो वॉन द मैच या एनीथिंग थ्रू विच वी आर ओप्रेस्ड। ओके, तो सत्याग्रह का मतलब समझ आया। देन आपको ये सारी मूवमेंट्स समझ आ गई होगी कि क्या क्या हुआ। तो अब आपको सत्याग्रह का समझ आ गया। इस चैप्टर को ना आपने कैसे डिवाइड करना है, इस चैप्टर को हमने, देखो, हमने फर्स्ट वर्ल्ड वार देख लिया, सत्याग्रह देख लिया। अब हम देखते हैं रोलेट एक्ट। क्या है रोलेट एक्ट? रोलेट एक्ट, इस प्रोनाउंसिएशन सही करो इसकी, रोलेट एक्ट। क्या है? रोलेट एक्ट। कौन सा एक्ट है ये? रोलेट एक्ट। तो इसके अंदर क्या था, इसको ब्लैक बिल भी क्या कहा गया, क्या कहा गया? ब्लैक बिल। वाई रोलेट एक्ट इज आल्सो नोन एज ब्लैक बिल? क्या था रोलेट एक्ट में ऐसा? तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है रोलेट एक्ट का। तो रोलेट एक्ट के अंदर क्या हुआ था ऐसा? रोलेट एक्ट के अंदर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उन्होंने क्या कह दिया कि अब नो अपील, नो वकील, नो दलील।
तुम्हारी कोई नहीं सुन जाएगी। जो पॉलिटिकल पार्टीज दंगे फसाद कर रही है, मतलब हड़ताल वगैरह दंगे फसाद कर रही है, और जो उन पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, उन सबको पकड़ो, जेल में डालो। नो अपील, नो वकील, नो दलील, कोई ट्रायल नहीं होगा इन कोर्ट। मतलब कि कोर्ट के अंदर किसी को जाने का मौका नहीं है। तुम 2 साल तक पहले ट्रायल होता था कोर्ट के अंदर कि मतलब आपने क्या गलती किया, वो सब उस दिन ज्यादा बड़ी गलती थी तो फांसी जाती थी। ठीक है, तो ये सब अब ना ही वकील है, ना ही दलील है, ना ही अपील है। ना हम अपील कर सकते, कोर्ट में जा सकते, ना हमारा कोई वकील है, ना ही हमारी कोई बात सुनी जाएगी, ना ही कोई दलील है। तो तीनों चीज खत्म कर दी इस रोलेट एक्ट में, और इसलिए काला बिल भी कहा गया। इसे काला बिल भी कहा गया। तो इंग्लिश में आप इसे कैसे लिख सकते हो? A black law passed through the, क्या है? A black law passed through the Imperial Legislative Council। कौन सी? Imperial Legislative Council ने पास किया था। In Rowlatt Act, any person who are participated in political group and any other political activity, then government has power, या पुलिस, हाँ गवर्नमेंट लिख सकते हो, गवर्नमेंट हैज पावर टू अरेस्ट दैट पीपल एज पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट एनी कोर्ट केस। थ्रू दिस रोलेट एक्ट इज आल्सो नोन एज ब्लैक लॉ बिकॉज in this act we have no trial, मतलब कि we have no trial of 2 year, sorry। freedom of speech and expression get finished। हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच और जो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोल सकते हैं, वो क्या हो गया था? खत्म हो चुका था। अब क्या हुआ? इस लॉ के खिलाफ गांधी जी ने एक कदम उठाया। कब? 6 अप्रैल 1919 में गांधी जी ने कदम उठाया। देन 10 अप्रैल को, ठीक है, हड़ताल वगैरह की, फिर वो रुक गई 10 अप्रैल को। तो ये सब कुछ देखते हो ना, जो जनरल डायर था उसने मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ का मतलब है कि लॉकडाउन, एक टाइप से कर्फ्यू लगा दिया था। जैसे कि हरियाणा में आपने देखा होगा बहुत बार लगा कर्फ्यू, मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। तो मार्शल लॉ लगा दिया था। तो मार्शल लॉ में क्या हुआ था कि मार्शल लॉ लगा दिया। अब 13 अप्रैल को क्या होती है, कोई बता सकते? 13 अप्रैल को होती है हमारा बैसाखी। 13 अप्रैल को साढ़े की होती है बैसाखी। ते बैसाखी दे मेले ते ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ मिल के कितने जाते हैं? हरमंदिर साहिब, गुरुद्वारे ते गोल्डन टैंपल ऐदे जाते हैं। ते गोल्डन टैंपल दे बिल्कुल सामने एक बाग है, मतलब एक पार्क है जिसका नाम है जलियांवाला बाग। ये मोस्टली लोग वेख रखे इस पार्क नू। तो आप अब आते हिंदी, आपने सरदार उधम फिल्म देखी होगी, उसके अंदर क्या हुआ था आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्टोरी पता लग जाएगी। तो क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड में उधर क्या लगा था? मार्शल लॉ लगा हुआ था। लोगों को कहाँ पता? कुछ लोग, मतलब कि लोगों ने कहा कि चलो रोलेट एक्ट के खिलाफ बात करेंगे, इकट्ठा होते हैं, पर कुछ लोग बेगुनाह मारे गए। क्यों? ये तो हरमंदिर साहिब ते गुरुद्वारा ते मत्था टेकन आए सी, उन्होंने की पता कि मार्शल लॉ लगा रखा है, ते वो तो मौत मारे गए। उन्होंने तो कोई गलती भी नहीं सी, उन्होंने कोई मतलब नहीं कि ये लोग पॉलिटिकल ग्रुप्स बने जा रहे हैं, कि पार्टीज बनी जा रही है। वो तो बस मत्था टेकन आए सीगे ते मेले च चल बैठे ते जान खो बैठे। तो एवं सरदार उधम फिल्म च होया सी। ਉਹ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨਾ ਉਧਮ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। तो उधम कहना मैं नहीं जाना, मैं तो सोवांगा। तो पर वो लड़की चली जानी है। ते जब सरदार उधम नूं पता लगता है कि ये सब हो गया उधर, तो वो जाते हैं, तो देखते हैं, तो उन्होंने पत्नी, मतलब जो भी थी वो, ठीक है, तो ये सब होना है। तो 13 अप्रैल को इतना, मतलब कि सबसे गंदा दिन था जब मार्शल लॉ लगा था, और लोगों के खिलाफ, लोगों के साथ इतने लोग मारे गए थे। लोगों ने कुएं के अंदर अपनी जान दे दिया। आप देख के आना कभी जलियांवाला बाग, तो उसके अंदर देखोगे 13 अप्रैल को सब ये बैसाखी के मेले वाले दिन। तो ये सबसे बेकार बैसाखी थी, हमारी रूह कांप जाती है जब इस बात को सोचते हैं, और इतना गुस्सा आता है उन अंग्रेजों के खिलाफ। तो अब ये देखिए, अब तो क्या कर सकते हैं। 13 अप्रैल को ये सब हुआ। तो फिर ना ये सब हुआ, तो कौन था?
जनरल डायर था ना, तो इसने क्या किया कि भी कहा कि गोली चला दो, ये लोग इकट्ठा आए हैं, ठीक है, गोली चला दो, गोली चला दी उन्होंने। तो इंडियंस थे, गोली चलाने वाले कौन थे? इंडियंस थे। और ये सब कुछ हुआ लोगों की, और इतने लोग मारे गए। मुझे नहीं लगता कि किसी को नहीं पता होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, सबको पता होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। तो इतने लोग मारे गए, इतने लोग मारे गए 13 अप्रैल को। तो जो ये रोलट एक्ट था और ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इससे लोगों के मन में बहुत ज्यादा मतलब कि एक गुस्से वाली भावना, एक गुस्से वाली आग पैदा होगी कि अब तो हम इन ब्रिटिशर को खत्म करके रहेंगे। तो गांधी जी ने सोचा इस आग का फायदा उठाया जाता है, जाए क्यों ना जाए, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाई जाए। और फिर गांधी जी ने सोचा चलो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला तो लेते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला तो लेते हैं, पर ये तो हिंदू के साथ हुआ, पर अब मुस्लिम के साथ कैसे होगा? तो मुस्लिम के साथ हुई खिलाफत मूवमेंट। क्या हुआ? खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट के अंदर क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। खिलाफत मूवमेंट के अंदर जो मतलब कि तुर्की है एक मतलब उधर यूरोप में, तो वहां पे ये सब हो रहा था। ब्रिटिशर्स थे, ये एक ट्रीटी साइन हो रही थी उधर। तो खालिफ थे उनके जो बादशाह थे मुसलमानों के, तो वो हार गए थे, तो उनके खिलाफ ट्रीटी हुई थी। मुंबई में दो भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, इनके पास ये बात पहुंची, तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम मुस्लिम उनके लिए यहाँ पे आंदोलन करें। यहाँ पे क्यों? क्योंकि जो उधर हराने वाले थे, मतलब जो जीते थे वही पावर, ब्रिटेन ही थी वो पावर, और ब्रिटेन ही हमारे ऊपर शासन कर रही है। तो हमारे मुसलमान, मतलब वो बहुत बड़े मुस्लिम थे, खालिफ अली वो थे जो, तो उन्होंने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की। तो गांधी जी मुंबई गए, उनको कहा कि क्यों ना हम दोनों मिल जाएं और इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट को एक साथ कर ले, ताकि हमारी जो पावर है वो और स्ट्रांग हो जाए और हम ब्रिटिशर्स को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। तो दोनों भाई बोले, शौकत अली और मोहम्मद अली, कि हाँ करते हैं। क्योंकि ना क्या था, पहले हमारे अंग्रेजों ने नीति क्या अपनाई थी, डिवाइड एंड रूल। तो वो क्या करते थे, तोड़ते थे और रूल कर शासन करते थे। हमें तोड़ा, हिंदू मुस्लिम के नाम से शासन किया, देन हिंदू को तोड़ा जात के नाम से, देन शासन किया। और ये जात पात का भेद अभी भी चल रहा है, इसको भी मतलब खत्म हो चुका है कई जगह, पर है ये अभी भी। अगर आप अपने मतलब देखोगे ध्यान से, तो ये जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है ना, इसको खत्म करने के लिए गांधी जी ने क्या सोचा कि दोनों को मिल जाना चाहिए। और गांधी जी ने हरिजन्स के लिए मतलब कि मूवमेंट वगैरह भी चलाई, ताकि दलित वगैरह लोग हैं ये सब एक साथ आए, हम अपने आप को छोटा ना समझे। ठीक है, वो सब हम डिटेल में करेंगे अभी। तो इतना समझ आया खिलाफत मूवमेंट वगैरह इन सब के बारे में। अब आप इंग्लिश में सुनिए क्या सब कुछ है। ठीक है, आपको ब्लैक क्लास समझ आ गया था, अब हम इंग्लिश में। देन उसके बाद गांधी डिसाइड टू हड़ताल अगेंस्ट द अनजस्टिक लॉ ऑफ 6 अप्रैल 1990 पीसफुली, शांति से वो कर